हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैटर की क्लासिफिकेशन और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो मैटर को अगर हम क्लासिफाई करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला प्योर सब्सटेंस है और दूसरा मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस ऐसा मटेरियल होता है जो सेम काइंड्स के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें सारे एटम सेम होते हैं। कंपाउंड्स में क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं और मॉलिक्यूल्स खुद एटम से मिलकर बने होते हैं। अब मिक्सचर की बात करें तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें किसी भी सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे सॉल्ट और वाटर का अगर हम सोल्यूशन लें तो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, और इसी तरीके से हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप आटे और वाटर का ले सकते हैं या फिर बालू और पानी का भी ले सकते हैं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। अब फॉर्म्स ऑफ मैटर की बात करें तो हमारे पास बेसिकली तीन मैटर के फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन उसके अलावा दो स्टेट और होते हैं जिसमें सुपर हीटेड स्टेट होता है, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, और सुपर कूल्ड लिक्विड जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के भी नाम से जानते हैं। उसके अलावा सुपर फ्लूइड्स कुछ ऐसे भी मैटर के फॉर्म्स होते हैं, फर्मियोनिक कंडेंसेट होता है, सुपर सॉलिड, और न्यूट्रॉन डिजेनरेट मैटर होता है। अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो सॉलिड से लिक्विड में जाने का प्रोसेस जो होता है उसे मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड से अगर सॉलिड बन रहा है तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। लिक्विड से अगर कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वेपराइजेशन प्रोसेस होता है, और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने को कंडेंसेशन बोलते हैं। इसी तरीके से गैस से प्लाज्मा स्टेट में अगर कोई मटेरियल जाएगा तो आयनाइजेशन होगा, और प्लाज्मा से अगेन फिर गैस में आएगा तो डी आयनाइजेशन हो जाएगा। तो हमारे पास मुख्यतः 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सॉलिड के केस में क्या होता है, शेप हमारा फिक्स होता है और वॉल्यूम फिक्स होता है। उसके अलावा पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे कि आइस, वुड और मेटल हो गया। लिक्विड के केस में शेप वेरिएबल होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, और उसके अलावा पार्टिकल का अरेंजमेंट एक दूसरे से कम क्लोज में होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। इनके बीच के स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। सॉलिड में स्पेसेस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी कम होता है, और लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, ऑयल और एल्कोहल। गैस के केस में क्या होगा, शेप वेरिएबल होगा, कोई शेप नहीं होता है, वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं होता है, ये भी वेरिएबल होता है, और पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, रैंडम मूव करते हैं तो इसके बीच की स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि एयर, CO2, हीलियम गैस। प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो शेप इसका वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। और उसके अलावा पार्टिकल का अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं आयनाइज फॉर्म में होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे लाइटनिंग स्टार्स हो गए, उसके इसमें प्लाज्मा स्टेट होता है, या फिर सन का जो कंपोजिशन होता है वो भी हमारा प्लाज्मा स्टेट में ही होता है। फिर उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो इसमें हमारा शेप फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, और ये आइडेंटिकल क्वांटम स्टेट में सारे एटम्स चले जाते हैं। जितने भी एटम्स होते हैं अगर वो अलग अलग स्टेट में हैं नेचुरल कंडीशन में या फिर जनरल कंडीशन में, तो अगर इस स्टेट में आएंगे तो आइडेंटिकल क्वांटम स्टेट हो जाएगा। सारे के सारे पार्टिकल एक सुपर एटम की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा अल्ट्रा या सुपर कोल्ड जो लिक्विड होता है उसकी स्टेट होती है जो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे ये एटम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि अल्ट्रा कोल्ड रूबिडियम एटम के मॉलिक्यूल्स। हमारे एकेडमिक एग्जाम के सिलेबस में तीन ही फॉर्म्स के मैटर को पढ़ना होता है, सॉलिड, लिक्विड्स और गैस। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, और लिक्विड का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होता है। गैसेस के केस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ना शेप फिक्स होगा ना वॉल्यूम फिक्स होगा। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट्स की बात करें तो सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते ज़्यादा, मतलब जीरो कंप्रेशन होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड के केस में हम इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते, इसमें कंप्रेशन नेग्लिजिबल होता है। लेकिन गैस के केस में हम गैस को कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे सॉलिड है हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया। लिक्विड के केस में मॉडरेट डेंसिटी होती है, सॉलिड से कम होती है, और गैसेस के केस में तो बहुत कम डेंसिटी होती है, मतलब पार्टिकल काफ़ी दूर होते हैं तो
कम डेंस होते हैं। चौथे नंबर पे सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। तो ये कंटेनर में कंप्लीटली फिल नहीं हो सकते हैं, जैसे कि लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। और गैसेस के केस में क्या होगा, गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ये पूरे कंटेनर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरे कंटेनर में अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो पूरा गैसेस के मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर में एडजस्ट हो जाएंगे, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड में नहीं होता है। पांचवें स्टेट में सॉलिड डू नॉट फ्लो, इसमें फ्लूइडिटी नहीं होती है, और लिक्विड और गैस में फ्लूइडिटी होती है, आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अब सॉलिड के केस में एग्जांपल हमने देखी है कि कोल, वुड, स्टोन, आयरन। लिक्विड जनरली वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, पेट्रोल। और गैसेस के एग्जांपल एयर, ऑक्सीजन, कोई भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, स्टीम एटसेट्रा। प्लाज्मा मैटर का फोर्थ स्टेट होता है, जिसमें सुपर हीटेड चार्ज पार्टिकल होते हैं जो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होते हैं, जैसे कि सोलर विंड्स हो गए, अरोरा लाइट्स जिसमें अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और अरोरा बोरियोलिस। उसके अलावा न्यूक्लियर फायरबॉल में जो लाइट इमिट आउट होती हैं और जिस स्टेट में वो फायर होता है वो भी हमारा प्लाज्मा स्टेट में होता है। उसके अलावा फ्लोरोसेंट लाइट्स प्लाज्मा स्टेट में वो गैसेस जब आयनाइज होती हैं तो वहाँ पे वो स्टेट बनता है। और लाइटनिंग में भी हमारा प्लाज्मा जिसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं तो प्लाज्मा स्टेट रहता है। अरोरा लाइट्स, न्यूक्लियर फायरबॉल और लाइटिंग्स के अलावा कुछ हमारे पास आर्टिफिशियल भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा प्लाज्मा स्टेट मिलता है, जैसे नियॉन साइन हो गया, वेल्डिंग आर्क में जो लाइट प्रोड्यूस होती है, और प्लाज्मा बॉल जो कि आर्टिफिशियल एक बॉल होता है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी कहते हैं। तो ये दो साइंटिस्ट के नाम पे इसको रखा गया है, इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस और जर्मन साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो सबसे पहले 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशन किया अपने बोस स्टैटिक्स से, और कुछ इस तरह के फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट किया, उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्शन के बाद उस पर कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन के बाद कंफर्म किया कि हाँ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो 2001 में फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ, कंफर्म हुआ, तो कुछ साइंटिस्ट का नाम आता है, जैसे कि एरिक कॉर्नवेल, वोल्फगैंग कैटलर एंड कॉल ई वेमन। यूएसए 1995 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ से कंफर्म किया कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे होता है। तो इसलिए इनको दो तीन ये जो नोबेल प्राइज विनर हैं इनके नाम 2001 में नोबेल प्राइज मिलता है। अगर हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट के डेफिनेशन की बात करें तो इट इज a state of matter that consists of a collection of atoms near absolute zero. All the atoms have the lowest possible quantum energy state. तो जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही एनर्जी क्वांटम एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273 केल्विन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ऐसा मैटर का स्टेट होता है जिसमें अल्ट्रा कोल्ड बोसॉन्स अपने सेम लोवेस्ट एनर्जी को क्वांटम स्टेट पे शेयर करते हैं और एक तरीके से कोहेरेंट मैटर वेव के फॉर्म में बिहेव करते हैं। So cooling atoms to just above absolute zero causes the individual atoms or rather other bosons to behave as a single entity. So the big peak happens when all the atoms acts exactly the same way. We can't see Bose-Einstein condensate with our eyes because the atoms are too small. तो अगर हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने अपने बोस स्टैटिक्स के माध्यम से इस स्टेट के बारे में कैलकुलेशन किया था। फिर उसके बाद 1924 से 25 में आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था कि हाँ एक ऐसा मैटर ऑफ स्टेट हो सकता है। 1938 में डिस्कवरी ऑफ फ्लूइडिटी के बारे में कॉन्सेप्ट मिलता है, और उसके बाद 1957 में थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लेजर कूलिंग की बात 1970s और 80 के बीच में आती है, और उसके बाद 1995 में फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का पहला डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, और 1998 में हाइड्रोजन एटम के बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को
एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया जाता है। तो अब हम स्टेट चेंज और हीट एनर्जी के बारे में देखें तो अगर हमें सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। अगर वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में बदलना हो तो डिपोजिशन प्रोसेस होता है। सॉलिड से लिक्विड में अगर कोई स्टेट चेंज है तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। अगर लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है तो फ्रीजिंग होता है। ठीक उसी तरीके से अगर लिक्विड से हम गैसेस में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को एवेपोरेशन बोलते हैं, और गैसेस से लिक्विड में चेंज होने का प्रोसेस कंडेंसेशन होता है। तो सॉलिड से गैस में बदलने के प्रोसेस में हमको हीट एनवायरनमेंट से लेनी होती है, और गैसेस से अगर हम सॉलिड में जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, एनवायरनमेंट में हीट रिलीज होगी, मीन्स हीट हमको खुद से एडिशनली देनी होगी, तब वो प्रोसेस होगा। Why should we wear cotton clothes in summer? तो गर्मियों के मौसम में जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो क्यों प्रेफरेबल होते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि इसमें हाई ब्रीथेबिलिटी होती है, काफ़ी स्मॉल पोर्स होते हैं, तो उसके थ्रू एयर का सर्कुलेशन काफ़ी इजीली हो जाता है। दूसरा, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी सिल्क के कंपैरिजन में या अदर क्लॉथ्स के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर होता है। तीसरा, लाइट वेट होते हैं और सॉफ्ट टेक्सचर होता है। उसके अलावा एयर सर्कुलेशन टू रिड्यूस स्वीटनिंग, मतलब जब पसीना होता है उस केस में एयर का सर्कुलेशन यहाँ पे वेपराइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बॉडी से हीट लेके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कूल फील होता है।